नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। रिटायरमेंट के 15 दिन बाद पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ एक टीवी मीडिया चैनल पर संविधान पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। कोई भी कानून बनता है, उसकी वैलिडिटी है, उसकी वैधता है, इस पर निर्णय लेना ये तो कोर्ट का हक है। कोर्ट का केवल हक ही नहीं है, पर कोर्ट की जिम्मेदारी है। तो दूसरी तरफ ऐसे ही किसी टीवी मीडिया चैनल पर डीवाई चंद्रचूड़ का नाम काली स्याही से इतिहास में लिखे जाने की घोषणा की जा रही थी। अपनी पार्टी को छोड़कर तो इतिहास चंद्रचूड़ साहब को कभी माफ नहीं करेगा और उनका नाम काले शाही में लिखा जाएगा एकदम। और यह मामला इस वक्त काफी चर्चा में इसलिए आ गया कि महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत और एमवीए के हार को लेकर जिसे सबसे बड़ा कसूरवार ठहराया गया है वो खुद पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ हैं। और इस बात को बाकायदा मीडिया में संजय राउत ने कहा है। संविधान पर चंद्रचूड़ साहब की बातें हमेशा से बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन संविधान की रक्षा के मामले में वो कैसे कैसे चूक गए वो संजय राउत ने आज समझा दिया। तो पहले डीवाई चंद्रचूड़ को थोड़ा सा सुनते हैं ताकि उनके उस अंदाज को आज आप याद कर लें, और उसके तुरंत बाद संजय राउत का स्टेटमेंट आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। पहले चंद्रचूड़ साहब से सुन लीजिए कि पॉलिसी मेकिंग, कानून में गड़बड़ी या फिर संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ सरकारें करेंगी तो जुडिशरी बीच में रंगा डालेगी, जुडिशरी उसका रिव्यू करेगी। ये बातें वो सुना रहे हैं। पर कोर्ट की जिम्मेदारी है। Article 13 of the Constitution says that any law which is enacted by the legislature which violates the provisions of Part 3 of the Constitution is void. अब void है, वैध है, नहीं है वैध, इस पे विचार विमर्श कौन कर सकता है? जुडिशरी कर सकती है, और केवल जुडिशरी ही कर सकती है। When a law is made by Parliament, we start with a presumption of constitutionality. लोकतंत्र में जो लोगों के प्रतिनिधि हैं, इन्होंने ये कानून बनवाया है, तो ठीक होना एक presumption है, but that presumption can be overcome by demonstrating that the law is unconstitutional. Therefore, the power to decide upon the validity of legislation is always entrusted in democracies with a written constitution to the Supreme Court, the Constitutional Court. तो सुन लिया आपने, पॉलिसी मेकिंग में गलत चीजों को अगर इस्तेमाल किया जाएगा या फिर वो पॉलिसी गड़बड़ है तो जुडिशरी उस पर चेक एंड बैलेंस करेगी। चंद्रचूड़ साहब बेसिकली यही कहते नजर आए। लेकिन क्या डीवाई चंद्रचूड़ ने सीजेआई रहते हुए ऐसा ही कुछ किया या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की? महाराष्ट्र में जो इस बार के चुनावी नतीजे आए हैं, क्या उसमें अगर इतनी बड़ी गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है तो उसके लिए चंद्रचूड़ साहब ही जिम्मेदार हैं? पहले जरा सा यहां आप संजय राउत जी को सुनिए। ऐसे नतीजे आने की उम्मीद किसी को नहीं थी। महाराष्ट्र में बेईमानी हो गई। ये जो नतीजे आए हैं उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई होगा, महाराष्ट्र के जो नुकसान हुआ है, वो जस्टिस चंद्रचूड़ है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर बैठे व्यक्ति, जिसने समय पर अपना निर्णय नहीं दिया, अपनी जजमेंट नहीं दी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। 40 लोगों ने बेईमानी की। जिस पार्टी से चुनकर आए थे वो पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाकर सत्ता में बैठे हैं। आपकी जिम्मेदारी है संविधान की रक्षा। तो सुना आपने, संजय राउत ने बहुत बारीकी से समझा दिया है कि महाराष्ट्र की जो सियासी दुर्दशा इस वक्त दिखाई पड़ रही है, या फिर उद्धव ठाकरे, शरद पवार कहीं के नहीं रहे, कांग्रेस की हालत खराब हो गई, वो मैजिक यूं ही नहीं हुआ। इनका कहना था यह सब कुछ इसलिए हुआ कि उन्होंने समय पर अपना निर्णय नहीं दिया, अपना जजमेंट नहीं दिया। 40 लोगों ने बेईमानी की थी। जिस पार्टी से चुनकर आए थे वह जाकर दूसरी पार्टी की सत्ता में चले गए। इतना ही नहीं, संजय राउत ने कहा कि इन्होंने खिड़की दरवाजे ऐसे खोले रख दिए हैं कि अब कोई भी कभी भी किसी की पार्टी तोड़ेगा और कहीं जाकर सरकार बना लेगा। आपने अगर निर्णय दिया होता तो ये हिम्मत आगे कोई नहीं करता। आपने वो आज भी वो खिड़की दरवाजे खुले रखकर आप वहां से रिटायर हो गए। आप कोई भी किसी तरह से पार्टी बदल सकता है या सरकार बना सकता है जिससे पार्टी अपनी पार्टी को छोड़कर, तो इतिहास चंद्रचूड़ साहब को कभी माफ नहीं करेगा और उनका नाम काले शाही में लिखा जाएगा एकदम। कि इस प्रकार की व्यक्ति अपने पद पर बैठी थी और 3 साल तक एक संविधान के खिलाफ बैठी हुई सरकार को प्रोटेक्शन देते रही। वो पार्टी किसकी है, वो चुनाव
चिन्ह किसका है, उस बारे में 3 साल में निर्णय नहीं ले सकते थे। फिर कहां वो संविधान की रक्षा कर पाए, कहां वो यहां राजनीतिक हित जो साधने वाले अपनी महत्वाकांक्षा पाले रहे होते हैं उन सबको रोक पाए। संजय राउत आगे क्या कहते हैं, इनका दूसरा हिस्सा भी सुनिए। वो साफ तौर पर एकदम क्लियर कर चुके हैं कि चंद्रचूड़ साहब ही जिम्मेवार हैं और इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। इतने बड़े बड़े फैसले देने का बात करते हो ना, राम मंदिर से लेकर ये क्या बोलते हैं बॉन्ड तक, इलेक्ट्रल बॉन्ड तक, और पब्लिसिटी का स्टंट करते रहे आप लोग। लेकिन एक संविधान के खिलाफ एक निर्णय एक बड़े राज्य में हुआ है, उसके बारे में आपने मुंह पर ताला रखा और तारीख पर तारीख का खेल में सबको उलझा कर रखकर आप रिटायर हो गए। तो ये जो हुआ है महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र याद रखेगा। ये चंद्रचूड़ जी है, उनके होते हुए ये सब हुआ है और हम याद रखेंगे। तो सुना आपने, आप भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी यह केस पहुंचा तब तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने सिरे से कोई ठोस कदम उठाया ही नहीं। कभी विधानसभा स्पीकर पर मामला धकेल दिया, कभी राज्यपाल को फटकार लगा दी, कभी चुनाव आयोग को बुलावा भेज दिया, नोटिस थमा दिया, लेकिन फैसले की बात नहीं हुई। विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय नहीं लिया जा सका। वो फाइल यूं ही 5 साल तक लटकाई जाने लगी, सिर्फ चेतावनियां पड़ती रहीं। तो निश्चित तौर पर यहां संजय राउत तो भड़केंगे। उन्होंने क्या क्या कहा है जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। तो हम लोग चाहेंगे, कल होने वाला है शपथ ग्रहण सोहरा, मैं तो कहूंगा ये महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए। ये सरकार गुजरात लॉबी ने लाई है, व्यापारी मंडल ने लाई है वहां के। तो शपथ ग्रहण सोहरा गुजरात का जो एक बड़ा स्टेडियम है मोदी जी के नाम से, उनके ऊपर होना चाहिए। अगर आप शिवाजी पार्क में करेंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान होगा। अगर आप वानखेड़े स्टेडियम में करेंगे तो सामने ही हमारा 106 शहीदों का स्मारक है, महाराष्ट्र के जो शहीद हुए थे, उनका अपमान होगा। कुछ स्टेटमेंट में भी समझाते हैं। संजय राउत ने कहा, चंद्रचूड़ ने दल बदलुओं के मन में कानून का डर खत्म कर दिया है, उनका नाम इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला न करके न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने दल बदलुओं के लिए दरवाजे और खिड़कियां खोल दी हैं। इसलिए आज महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेवार डीवाई चंद्रचूड़ ही हैं। इस प्रकार कुछ समय पहले शिवसेना की वार्षिक दशहरा रैली और चुनावी रैलियों में भी ठाकरे पार्टी विभाजन के बाद कोर्ट द्वारा फैसला न करने पर बात करते रहे हैं। और आप जानते हैं कि जब चंद्रचूड़ साहब रिटायर हो रहे थे तब भी महाराष्ट्र की व्यवस्था पर उद्धव ठाकरे ने चंद्रचूड़ साहब से कहा था कि आप चाहते हैं कि इतिहास में आपका नाम याद रखा जाए तो अभी भी आपके पास मौका है, कुछ बड़ा फैसला करके जाइए। उन्होंने जो एग्जैक्टली कहा था जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। कहा था ठाकरे ने शिवसेना विभाजन पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका का जिक्र करते हुए कि अगर आप वास्तव में इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं तो अभी मौका है, आपके सेवानिवृत्त होने से पहले अभी भी समय है। लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। पूरा देश आपकी ओर देख रहा है, कृपया ऐसे निर्णय लें जिससे देश को आप पर गर्व हो। आप जानते हैं कि इस बार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की कितनी बुरी हार हुई है, लेकिन तकनीकी तौर पर गौर करें तो जो कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी उस बात में दम तो है। क्योंकि जिस महाराष्ट्र की जनता ने 4-5 महीने पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नकार दिया था, मोदी जी को शिकस्त दे डाली थी, उसी जनता ने 4 महीने बाद इतना बड़ा हृदय परिवर्तन कर लिया कि बीजेपी को इतनी बड़ी जीत देती, इतना बड़ा मार्जिन दिया कि महाविकास आघाड़ी के पुराने नेता कहीं भी नहीं टिके। जो मूल पार्टी है उसका कोई वजूद ही नहीं रहा। क्या वाकई में ऐसा ही हुआ या फिर यह कोई बहुत बड़ा खेल है? इसके पीछे कई ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स बीजेपी ने लिए जो तकनीकी तौर पर बीजेपी के लिए काम करते गए और चुनाव आयोग आंखें मूंदे रहा। सवाल उठते हैं कि कैसे 1 महीना डिले किया गया चुनाव को। सवाल यह भी उठते हैं कि जो शिंदे ने लड़की बहन योजना लागू की थी उसका 1 ही महीने में 2 बार किस्त भेजा ताकि ज्यादा पैसा मिले और पैसा मिले तो उसका असर वोट पर दिखे। या फिर जो यह सरकार चंद्रचूड़ साहब ने कुछ
क्लियर वर्डिक्ट दिए बिना चलने की अनुमति दे दी। उद्धव ठाकरे को रिइंस्टेट नहीं किया जाए सीएम, या फिर राज्यपाल को फटकार लगाकर उन्होंने छोड़ बस दिया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास कहां रचा, बल्कि मौका दे दिया कि भाई लोकतंत्र को लूट लो। और लोकतंत्र किस तरीके से बर्बाद हुआ वो अब आप देख रहे हैं। इस चुनाव के नतीजे ने सबको पशोपेश में डाल दिया है कि छोटे राज्य कुर्बान करो और बड़े राज्य में जहां अडानी को फायदा हो सकता है वो राज्य उनके हवाले करो। बीजेपी इस जीत के लिए फिर चाहे ऐसी जीत दिखा दे जिससे किसी को भरोसा न, ठीक वैसा ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन तमाम राज्यों में बीजेपी को मिलने वाली जीत हैरान करने वाली थी। और इस बार भी देखिए ना, उपचुनाव के जो सिचुएशंस दिखे, कर्नाटक, पंजाब, वहां बीजेपी की दाल न गली। केरल में आप जानते हैं वायनाड में कैसे प्रियंका गांधी चुनाव जीत कर आई, कितना बड़ा मार्जिन रहा, लेकिन जहां जहां उनकी सरकार है वहां वहां वो कमाल करते दिखे। झारखंड में उनकी ना चली। तो स्थानीय स्तर पर बड़ा खेल होता है, यह समझना पड़ेगा। और चंद्रचूड़ साहब को जिस तरीके से संजय राउत ने सुनाया है वो भी कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। तो अब देखिए चंद्रचूड़ साहब इस पर क्या जवाब देते हैं, यह भी ज्यादा जरूरी है जानना। तो इंतजार कीजिए और क्या। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।